जस्ट अ मिनट, वही चेक करने लगे। हाँ जी मैम, हो गया, थैंक यू। हाँ जी बेटे, Thank you, ma'am. कमिंग टू द टुडेज क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन बता दूं जो आपका जहाँ पर प्रॉब्लम थी, और नेक्स्ट टाइम दैट शुड नॉट कम। हाँ जी, एक था हमारा क्वेश्चन, few questions were common in both the sets. एक क्वेश्चन था why the year 1921 is known as year of great divide, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे बच्चों ने half of the answer they wrote कि population increased, ठीक है, वो ठीक है, half part is okay, but better to write good answer कि भाई 21 is known as year of great divide because before 1921 there were fluctuations, inconsistency was there, fluctuation, I hope you understand, changes were there, variations were there in the growth of population, but after 1921 there was a consistent rise in the population of our country. Consistent होता है लगातार rise होना, उसके पहले लगातार नहीं थे, कई बार birth rate was more, sometimes death rate was more, fluctuations were there. तो आपने उसको थोड़ा शॉर्टकट फॉर्म में 1 मार्क के टाइप में थोड़ा लेंथ को कम कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। फिर है उसके बाद एक क्वेश्चन था हेड काउंट रेशो, व्हाट इज मेंट बाय हेड काउंट रेशो। तो हेड काउंट रेशो का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ये तो इसका तो मेनी स्टूडेंट्स रोट वेरी इंटरेस्टिंग आंसर्स, वो हेड ही काउंट करने लगे, प्लीज हेड काउंट नहीं लिखने ठीक है, इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल या बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अच्छा, उसके बाद है 9th क्वेश्चन, एक था ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम, व्हाट वाज द ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम। तो इसमें आपने दोनों आंसर्स देने हैं कि इन ऑर्डर टू प्रमोट कलेक्टिव फार्मिंग एज वेल एज टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन चाइना, दोनों दोगे तो आपका बेटर आंसर है। एक अगर आप लिखोगे तो यू विल गेट हाफ मार्क, ठीक। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, हाँ जी, ये आई वॉज रियली वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी दिस आंसर। एक सेट में मैंने डाला था क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 56 का, और इन द अदर सेट क्वेश्चन था नेगेटिव इम्पैक्ट आप बताओ, ठीक है। नाउ प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, पॉजिटिव इम्पैक्ट पूछे हैं, इम्पैक्ट मतलब उसके क्या इफेक्ट हुए, क्या उसके रिजल्ट हुए, ये बताना था। But surprisingly, 99.9% students, they just started explaining the IPR, कि उसमें जी क्लासिफिकेशन कर दिया, उसमें लाइसेंस कर दिया, उसमें वो दूसरा एक था इंडस्ट्रियल सोप्स वर ऑफर्ड, उसका वो क्या है IPR, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े। जैसे अभी आपको पूछा जाए कोविड क्या है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कोविड के इम्पैक्ट क्या पड़े, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। एक चीज क्या है वो पूछे, मतलब क्वेश्चन में दिस वाज नॉट आस्क्ड, इम्पैक्ट क्या हुए। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में आपने लिखना था, मतलब कुछ और भी लिख सकते थे बट जो कॉमन से बनते हैं, वेराइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बहुत सारे नए नए तरह के प्रोडक्ट स्टार्ट किए गए, वेराइटी एंड, आंसर की तो है आपके पास, वो तो आप बाद में भी दे सकते हो। तो वेराइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, दिस वाज देयर, मतलब दिस टुक प्लेस ड्यू टू दिस IPR। फिर था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर इनकरेज्ड, उनके लिए काफ़ी सारी जो आर्टिकल्स थे दे वर रिजर्व्ड। फिर देयर वाज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सिंस स्मॉल इंडस्ट्रीज वर इनकरेज्ड तो ऑब्वियसली वो लेबर इंटेंसिव होती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन took place. Then establishment of large scale industries was also undertaken by the government, although public sector में था, but still जो हमारे कंट्री का अभी प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं, तो इसका बेस तो तभी स्टार्ट किया गया ना, आज से 40-50 साल पहले जब ये IPR लगाया गया या शुरू किया गया, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड। और फिर क्या हुआ, इस सब के करके IPR के करके हमारे कंट्री का एक जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस दैट गॉट प्रिपेयर्ड, जिसको फाउंडेशन बोलते हैं ना, तो बिल्डिंग तो बाद में भी बनती रहती है, बट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना वो दैट वाज केप्ट बिकॉज ऑफ दिस IPR। ये इस तरह से आने थे आपके पॉइंट, आप चाहे हेडिंग बना के लिख देते, या अगर हेडिंग नहीं भी बनाना है तो मेन पॉइंट लिख के उसमें जो मेन वर्ड है, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्रियल बेस, यू नीड टू अंडरलाइन दीज वर्ड्स,
पर कोशिश करो कि अगर हेडिंग बना दो तो वो बहुत अच्छा है। रीजन बीइंग इज कि जब एग्जामिनर चेक्स द पेपर तो इंस्टेंटली उसका जो नज़र है वो उसके ऊपर हेडिंग के ऊपर जाती है, तो दैट साइकोलॉजिकली दैट गिव्स यू अ पॉजिटिव बेनिफिट। आपको फ़ायदा ही होता है कि अगले को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा, आपका एकदम आंसर आ जाता है। और एक जो अदर सेट में अनदर वन क्वेश्चन वाज देयर दिस नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, तो इसमें आ जाना था कि एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज देयर। हर काम में पब्लिक सेक्टर, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज वर केप्ट रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, तो ऑब्वियसली उनकी डोमिनेंस थी। फिर सेकेंडली दिस जो सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग था, इट वाज नॉट ए हेल्दी सिस्टम, बिकॉज उसके लिए हर बात के लिए गवर्नमेंट परमिशन वाज रिक्वायर्ड। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, ऑल दिस सिस्टम लेड टू दिस करप्शन, रेड टेपिज्म। उनकी इंस्पेक्टर रूल जिसको बोलते हैं ना, इंस्पेक्टर राज बोला जाता था, वे हर काम के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब दे के उस तरह से भी लोग काम करवा लेते थे। तो लाइसेंसिंग से लोगों की जो एक एबिलिटी टू एक्सपैंड होती है, किसी काम को करने का होता है ना, एक जज्बा होता है, एक इंस्पिरेशन होती है, वो भी वो कर्टेल्ड हो जाती है कि फ़ायदा नहीं लगता लोगों को। और उसके बाद था फिर करप्शन हुआ, रेड टेपिज्म हुआ इसके करके, फिर ओवर प्रोटेक्शन सिंस गवर्नमेंट प्रोवाइडेड टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो जब किसी को ओवर प्रोटेक्शन दी जाए तो वो अपने फुल फ्लेज्ड अपनी एक्सपेंशन नहीं कर पाता है। आपको, आप 12th क्लास में हो गए हो, कॉलेज आना है, अभी भी आपको आपके पेरेंट्स उंगली पकड़ के रोड क्रॉस करवाएं तो यू विल नेवर बी एबल टू क्रॉस द रोड इंडिपेंडेंटली, हिम्मत ही नहीं आएगी। तो ऐसे ही जब इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने ओवर प्रोटेक्शन दी, ज़रूरत से ज़्यादा उनको फॉरेन कंपटीशन से उनको प्रोटेक्ट किया, तो इंडस्ट्रीज जो थी वो थोड़ी सी, जैसे बोलते हैं ना, पैरालाइज्ड फॉर्म में आ जाना, भी कॉन्फिडेंस नहीं आना, तो वो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन नहीं डेवलप हुई। तो ये सारे इस तरह से करके आपने पॉइंट्स देने थे। सो ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो ये नहीं कि आईपीआर वर्ड आ गया तो बस आईपीआर लिखना शुरू कर दो, आप देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, एक तो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन था, तो उसमें आई थिंक तनवीर का था या कोई और बच्चा भी हो सकता है। ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो इसमें यू हैव टू राइट द ऑप्शन। मान लो यू वांट टू राइट बी ऑप्शन, मान लीजिए, तो बी लिख के उसके आगे फुल वर्ड्स आर आल्सो टू बी रिटन। एमसीक्यू टाइप का कोई भी हो तो ये नहीं कि अकेला आप ए बी सी डी में से कोई ए बी सी डी लिख दो, वो नहीं, वो लिख के उसके आगे प्लीज राइट द फुल वर्ड्स, कि आगे क्या जो भी वर्ड पेपर में दिया हुआ है वो पूरा लिखना है आपने। फिर एक क्वेश्चन था जिसमें चाइना और इंडिया का जेंडर रेशियो और एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज टू बी कंपेयर्ड। तो अदरवाइज तो इट वाज ओके, बट स्टिल सम इम्प्रूवमेंट कैन बी डन। ध्यान से रीड करिए, क्वेश्चन उसमें दिया था कंपेयर एंड एनालाइज, एनालाइज वर्ड, ठीक है। तो कंपेयर का तो मतलब हो गया टेबल को देख के डायरेक्टली वी कैन से कि भी चाइना की जेंडर रेशियो पॉजिटिव है या अच्छी है, हमारे से बेटर है, या इंडिया की ग्रोथ रेट कम है, मतलब चाइना की ज़्यादा है या कम है, जो भी है आपका कंपैरिजन, वो तो आप डाटा देख के आप बता दोगे। साथ में एनालाइज करने का मतलब है कि आफ्टर राइटिंग वन लाइन ऑफ कंपैरिजन किसका कम ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ा सा उसका रीज़न भी बताना चाहिए कि अगर इंडिया में ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, या वाइस वर्सा चाइना में कम है तो क्यों कम है। मैनी स्टूडेंट्स रोट कि ड्यू टू स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट, वन चाइल्ड पॉलिसी थी या जो भी था उनका गवर्नमेंट का, तो उसके करके वो बहुत अच्छा आंसर है, बट कईयों ने नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपने ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो डाटा को कंपेयर कर देना है, कम ज़्यादा प्लस माइनस जो भी है वो बता के इन नेक्स्ट लाइन ट्राई टू गिव द रीजन कि उसका एक अप्रोप्रिएट सूटेबल रीजन क्या हो सकता है। इन केस यू डोंट गेट द रीजन, कोई नहीं क्लियर हो रहा, देन इट्स ओके, फिर तो आप जो डाटा है वही कर दोगे। बट ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस में लेसन हमने पढ़ा हुआ है वी कैन मेंशन, कोई ना कोई रीजन उसका बनता ही होता है, तो दैट शुड बी मेंशन। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा, हाँ ये तो बहुत ही 80-90% students shocked me with their answer. What is NIBARD? Give its main functions. वो निबार्ड के वो बेचारे का ऑपरेशन कर दिया ना निबार्ड का, दे दनादन, पता नहीं अपने अपने मतलब निकाल लिए। बेटे प्लीज रीड चैप्टर रूरल डेवलपमेंट, उसमें रूरल फाइनेंस वाला जो टॉपिक है उसके एंड में करके दिया होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये देना है। पहले तो आपने फुल फॉर्म बता देनी है, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद इसके मेन फंक्शंस में प्लीज डोंट राइट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, वो नहीं है आंसर इसका। आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो व्हेन वी वर हैविंग क्लासेस लास्ट डेज में व्हेन वी वर रिवाइजिंग, तो ये क्वेश्चन भी रिवाइज किया था क्लास में। तो इसमें आपने निबार्ड के फंक्शन में ना कि जो निबार्ड है वो उसका काम है टू रीफाइनेंस ऑल दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर प्रोवाइडिंग लोन्स टू फार्मर्स। मतलब बैंकों को
जो रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं रूरल फाइनेंस देने के लिए ही स्पेशली, उनको मनी प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना, ना कि लोगों के साथ डायरेक्ट डील करना। तो इसमें कई लिख रहे हैं जी रूरल फार्मर्स को हेल्प करता है, कोई हेल्प डायरेक्टली, इसका कोई रोल ही नहीं है, डायरेक्ट लोगों के साथ निबार्ड का कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आप टी आर जैन की बुक में भी बढ़िया पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपकी अपनी बुक में भी होंगे, अगर नहीं है तो यू ट्राई टू फाइंड आउट द पॉइंट्स फ्रॉम अदर बुक्स ऑल्सो। ये नहीं कि एक ही बुक है तो बस उसी के पीछे आप लगे रहो, ट्राई टू इम्प्रूव दिस आंसर। मॉनिटरिंग का काम करता है, ऑब्जर्वेशन का काम करता है, वट एवर प्रोजेक्ट्स या डिटेल्स हैव बीन गिवन बाय निबार्ड टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आर दे बीइंग फॉलोड और नॉट इन लेटर एंड स्पिरिट। All these inspections या observations या monitoring, auditing of rural institution, ये सारे काम करता है, इसके आपने पॉइंट्स बनाने थे, ना कि फार्मर्स को लो रेट पे इंटरेस्ट पे देता है, उनको वो अपने टूल्स खरीदने में हेल्प करता है, ये ऑल दीज आर यूजलेस पॉइंट्स। तो यहाँ मेनी स्टूडेंट्स हैव लॉस्ट द मार्क्स। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा, हाँ एक क्वेश्चन था, दोनों सेट्स में था ये, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स विद रीजन। फर्स्ट पॉइंट था कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, और सेकंड था रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इज ए कैपिटल रिसीट। तो फर्स्ट का आना था कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इज नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, ये क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। तो प्लीज इसमें करना क्या है, आपने एज यू स्टार्ट द आंसर पहले आप लिखो ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्टली राइट दिस वर्ड, मैं मतलब आई हैव गॉट फेड अप विद दिस थिंग, टाइम एंड अगेन यू हैव बीन टोल्ड, पहला वर्ड ही आप लिखो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो नाउ दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, फर्स्ट पॉइंट जो है, तो आप पहले ही शब्द आपका आएगा फॉल्स, उसको अंडरलाइन करो, फॉल्स लिख के उसके बाद आप लिखो कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग है इट्स नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, rather it is a capital expenditure because it is leading to creation of asset for the country, for the government, ये ऐसे करके आगे जो भी है, बट पहला वर्ड आपका फॉल्स आना चाहिए। अब इन द पेपर व्हाट मेनी स्टूडेंट्स हैव डन, वो पूरी कहानी लिख रहे हैं, एंड में जाके बीच में कहीं आ जा रहा है इट इज नॉट ट्रू। वाई टू राइट इन नेगेटिव सेंस नॉट ट्रू, सीधा ही लिखो आप फॉल्स। जब हम एक वर्ड सीधा सीधा यूज कर सकते हैं तो टीचर को इतना लंबा पैरा पढ़ने से इरिटेशन होती है। दिस इज आई एम टेलिंग यू द फ्रैंक आंसर, जो भी आपके एग्जामिनर होते हैं इतने लंबे की जरूरत ही नहीं है, यू डायरेक्टली राइट फॉल्स, उसके बाद आप छोटा सा हार्डली इन 1 or 2 लाइन, नो नीड टू एक्सपेंड, आप उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू उसको एक्सपेंशन नहीं करना आपने, विद इन 2 लाइन्स बस। ऐसे ही फिर नंबर 2 था रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इज ए कैपिटल सीट, दिस इज ट्रू, तो बस आप नंबर 2 डाल के आप लिखो ट्रू, उसको अंडरलाइन करिए। फिर आगे लिखिए इट्स ट्रू बिकॉज इट इज लीडिंग टू दिस रिडक्शन ऑफ एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, रिकवरी कर लिया आपने दिए हुए एडवांसेस को या लोन्स को वापस ही ले लिए तो रिडक्शन ऑफ एसेट होगी, बस ये आना है। कैपिटल वाली साइड पे एक रीजन होता है और रेवेन्यू वाला कुछ भी हो उसके 2 रीजन होते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ना तो कैपिटल वाली साइड में आपने 2 रीजन नहीं देने होते, एक चीज बन रही होती है एट ए टाइम, वही लिखना है यहाँ पे रिडक्शन ऑफ एसेट्स हो रही है बस। और रेवेन्यू का कुछ भी हो उसमें दोनों देना होता है कि दिस इज नॉट डूइंग दिस नॉट डूइंग दैट, 2 चीजें आ जाती है उसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद था एक हमारा, बाकी तो न्यूमेरिक, हाँ एक क्वेश्चन था जिसमें इन एन इकोनॉमी सी फंक्शन इज गिवन और 200 + 0.5y is the economy in equilibrium at an income level of ₹15 crore, justify your answer। हाँ ये वाला, अब इसमें बहुत सारे अच्छे बच्चों ने भी ये गलत कर दिया है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो, सी जब ये टॉपिक चल रहा था तो मेनी स्टूडेंट्स आज कि मैम कैन वी डू दिस क्वेश्चन इन दिस मैनर ऑल्सो, जब ये टॉपिक चल रहा था तो देयर आर वेरियस मेथड्स, आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं या कुछ और चीज भी निकालनी हो, मेथड्स कई हैं, 2-3 मेथड से हो सकता है ये क्वेश्चन, बट आपने थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को। जब ये पूछा हो कि जस्टिफाई योर आंसर कि इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट इनकम लेवल, और आगे इनकम लेवल कोई और दिया हुआ है, एक हमें कंजम्पशन फंक्शन इन्वेस्टमेंट बता दिया और इनकम लेवल कोई और उन्होंने अपनी ओर से ही दे दिया है और पूछा है कि इक्विलिब्रियम बन रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा केयरफुली आपने करना है इस तरह के क्वेश्चन में, पहले आप सी और आई की हेल्प से आप पहले अपनी इनकम लेवल निकालो, फिर आप देखो कि वो 15 करोड़ से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है।
अब कईयों ने, मुझे नहीं समझ आया, दैट मेथड इज नॉट अ गुड मेथड कि 15 करोड़ को आप वाई की जगह आपने 15 करोड़ फिल कर दिया, उसके बाद आप कर रहे हो, वो दैट विल नॉट गिव यू प्रॉपर आंसर, वो वैल्यू ही नहीं आगे निकल रही, आके फ्रैक्शन में आप छोड़ रहे हो, वो दैट इज रॉन्ग मेथड। आई जस्ट मीन टू से कि कई मेथड, कई एज पर द सिचुएशन हमने सोचना है कि कौन से मेथड से हम कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने पहले आप y की वैल्यू अपने आप से निकालो, c और i की वो दिया होगा उसकी हेल्प से निकाल के, देन यू कंपेयर कि जो भी इनकम लेवल हैज बीन गिवन इन द स्टेटमेंट इज इट मैचिंग विद दैट और नॉट। अब यहाँ पर 1200 आंसर आ रहा था, 1200 करोड़ करके आ रहा था, तो आप लिखोगे 1200 करोड़, आगे नॉट इक्वल टू का साइन लगा के आगे 15 करोड़। सो दैट इज वाई इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। वैल्यू पुट करके नहीं करना, दैट इज नॉट, आई डोंट थिंक दैट इज ए राइट प्रोसीजर। कुछ और पूछा हो, किसी और तरह की सिचुएशन हो, दैट मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड, बट वो डिपेंड करता है कि हमें गिवन सिचुएशन में, गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना है इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन था हमारा, लिस्ट द आइटम्स इंक्लूडेड एज इनविजिबल्स। इनविजिबल्स का मतलब होता है सर्विसेज जो ट्रेड में रिलेटेड होती है। वैसे तो सर्विसेज बहुत सारी हैं, बट यहाँ पर बीओपी की बात हो रही है, तो इसका मतलब ट्रेड में क्या सर्विसेज यूज होती है, तो बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ये वाली सर्विसेज का नाम आना था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है हमारा 34th, जो ये सेम था क्वेश्चन दोनों सेट्स में, न्यूमेरिकल, जिसमें आपने निकालना था वैल्यू ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये इतनी बार ये क्वेश्चन हमने किए हैं, बट स्टिल फर्स्ट पार्ट का आंसर तो कईयों ने निकाल लिया, 3050 रुपीज करोड़, बट उसके बाद सेकंड पार्ट यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट करेक्टली। और फिर क्यों नहीं निकला है? क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट में भी आपको, फर्स्ट में तो चलो नहीं चाहिए था, नहीं फर्स्ट में भी चाहिए था, डेप्रीसिएशन पे आके आपकी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि डेप्रीसिएशन थोड़ा सा डिफरेंटली डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो डेप्रीसिएशन में यहाँ पे आना था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये सारा कुछ करके आपकी डेप्रीसिएशन वाज सपोज टू कम टू बी इक्वल टू 100। तो अगर आपकी डेप्रीसिएशन करेक्ट नहीं आएगी ना, तो आपका सारा क्वेश्चन ही गलत होगा, ना तो आपका फर्स्ट पार्ट निकलेगा, ना ही सेकंड, तो बाद की बात है। तो ऐसा क्वेश्चन में प्लीज डू प्रैक्टिस, जरूरी नहीं है कि हमें डायरेक्टली दिया हो, तो आपने थोड़ा सा ध्यान से चेक करके डेप्रीसिएशन आप निकालिए पहले, फिर आपके आगे जीडीपी भी आएगा, फिर बाकी की वैल्यू भी आएगी। तो अभी नाउ रिवीजन ही अपने करनी है, तो आई विल ट्राई कि ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस दूं, बट स्टिल आप भी अपने पास जो भी बुक्स हैं ऐसे वाले क्वेश्चन की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, चलो, दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर। आप में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं क्लियर है तो यू कैन ऑल्सो आस्क, अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है। मैम आई वांट टू आस्क हाँ जी वन बेटा, क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बताइए। मैम वन वर्ड था एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में, व्हाट इज स्प्रेड? हाँ ठीक है, शाबाश, मुझे याद आ गया, बीच में रह गया मेरे से। स्प्रेड का मतलब होता है द डिफरेंस। एक आपने टर्म लेसन हमने किया ना, बैंकिंग वाला लेसन, तो उसमें जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं दे मेक यूज ऑफ टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। एक तो व्हेन वी डिपॉजिट मनी, तो वी पब्लिक वी रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक। आपका या मेरा अकाउंट है तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज पेड बाय द कमर्शियल बैंक ऑन द डिपॉजिट्स मेड बाय द पब्लिक, तो वो इंटरेस्ट वो देते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर साइड, जब हम लोन लेने के लिए व्हेन वी गो टू बैंक, तो फिर हम जो कस्टमर्स हैं जिसने लोन लेना है, वी मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू बैंक, ठीक। तो स्प्रेड का मतलब डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरेस्ट रेट्स, one which is charged by the commercial bank from public when they take loans from the bank, second interest what they pay to the public on the deposits which are being made by them। तो दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस, इसको अपने हिसाब से लाइन आपने थोड़ी शॉर्ट सी कर लेनी है, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक ऑन लोन्स एंड इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक ऑन द डिपॉजिट्स मेड बाय द पब्लिक। तो दोनों का जो भी डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड स्प्रेड। थोड़ा छोटा कर लेना, क्योंकि 1 मार्क में बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं करना हमने, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन बेटे? एक था फिस्कल मेयर, गवर्नमेंट का, एक था अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन था, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फिस्कल मेयर। तो फिस्कल मेयर का मतलब होता है अपना जो बजट के मेजर्स है वो वाला होता है, और मॉनिटरी मेजर्स होते हैं विच आर टेकन बाय द सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे कईयों को कंफ्यूजन हो गया, फिस्कल वाला पता ही नहीं चला कि फिस्कल का क्या है। उसमें टैक्स से रिलेटेड, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, सब्सिडी से रिलेटेड,
वो वाले पॉइंट्स आते हैं, ठीक है जी। चलो और कोई बेटे जिसने किसी को कोई क्वेश्चन ना क्लियर हुआ हो, यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन वर्क। अब सेकंड जो प्री बोर्ड होगा तो उसके लिए थोड़ी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि बेटर मार्क्स आए आपके, ठीक है। चलो अब नोबडी इज आस्किंग तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय रिवीजन, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, जितने हो जाएंगे बाकी के कल कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू टाइप का, सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट इज इंक्लूडेड इन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस वेरी राइट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सारे ऑप्शंस को केयरफुली देखना है, क्यों बाकियों में सेट क्यों नहीं हो रही है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ओके, सेकंड नेक्स्ट है, विद एन इंक्रीज इन इनकम ऑटोनमस एक्सपेंडिचर, अब इसको ध्यान से देखिए जरा, विद एन इंक्रीज इन इनकम, कॉमा होना चाहिए था यहाँ पे, प्रिंटिंग में कॉमा मिसिंग है, यहाँ कॉमा है, ऑटोनमस एक्सपेंडिचर, हाँ जी, Remains unaffected. अनअफेक्टेड। और सोच लीजिए। डिक्रीज। इंक्रीज आएगा। ऐसे सोच लो, जो कह रहे हैं इंक्रीज डिक्रीज नन ऑफ द अबव, वो ठंडे ठंडे पानी से मुंह दोबारा धोएंगे इतनी सर्दी में, है। ये आना है रिमेन्स अनअफेक्टेड। अब इसका मतलब क्या है, अनअफेक्टेड का मतलब है, आप यहाँ से हिंट लो, कोई भी चीज जो ऑटोनमस होती है वो कभी भी इनकम से अफेक्टेड नहीं होती, वो चाहे ऑटोनमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, चाहे ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट हो, चाहे ऑटोनमस कुछ भी हो। ऑटोनमस वर्ड का मतलब ही है विद दैट थिंग विच डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय इनकम। तो ये यहाँ पे राइट आंसर आना था, इंक्रीज डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता, नन भी नहीं आएगा, ये आएगा रिमेन्स अनअफेक्टेड। यहाँ पर ऑटोनमस एक्सपेंडिचर, आपको ये वर्ड थोड़ा अलग लग रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि हमने ज़्यादातर यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है या इन्वेस्टमेंट किया है, तो चाहे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट वर्ड दिया है या नहीं दिया हार्डली मैटर्स, ऑटोनमस वर्ड से ही हमें क्लियर होना चाहिए कि अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन प्राइमरी डिफिसिट, हाँ जी, एनीवन कैन टेल। Difference between Between fiscal deficit and interest payment. Yes, very right. Difference between fiscal deficit and interest payments. Very right. Okay. What is meant by real flow? Flow of Flow goods and It services. is One flow of minute, goods and services. all good girls are speaking. Let me see all the children. मैं पूछ ही लेती हूँ किसी का नाम लेके, ऐसे फिर मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ जी, हर्षा, हर्षिता अरोड़ा, इशिता में से कोई एक बच्चा बता दे। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ जी, रियल फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी ठीक है, दूसरा भी एक थोड़ा सा और इसको बेटर कर सकते हैं, अगर दोनों तरह से बताना हो फिर आप क्या कहोगे, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, यही आएगा ना, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स सेक्टर, एंड इन रिटर्न फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड सेक्टर। अदरवाइज ठीक है, आपने गुड्स एंड सर्विसेज वाला भी ठीक है, बट थोड़ा और बेटर करना हो तो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड इन रिटर्न फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, ये आप निकालिए जरा अपनी कॉपी के ऊपर, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड नेशनल इनकम, ऑटोनमस कंजम्पशन है ₹100, then marginal propensity to consume is 0.60, then investment है 200. Find national income. Ma'am, 750. Yes, very right. I wrote answer also here. सभी बच्चे can check from here. यहाँ साथ में लिख लेना है रुपीज, क्योंकि यहाँ आपने देख लेना है रुपीज है, अगर रुपीज वर्ड इज गिवन तो रुपीज लिख दो, नहीं दिया तो ऐसे ही रहने दो, बस डिनोमिनेशन यहाँ से चेक कर लेना, रुपीज 750। हाँ जी प्रियंका, गॉट द आंसर बेटे, प्रियंका जतिन बालू, गॉट 750। ओके, प्लीज कीप योर वीडियोस कैमराज ऑन बेटे, मुझे पता नहीं चलता है कि आपका आंसर आया कि नहीं आया।
ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी. श्रेया कालरा वीडियो ऑन रखिए बेटे. हाँ जी, नवजोत कौर बांसल, कैन यू टेल बेटे? नवजोत, अब ये 3 मार्क्स में है, ठीक है, तो सेंटर में लाइन लगा के वन साइड पे बस डेफिनेशन ही आनी है, सेंटर में लाइन लगा देनी है, वन साइड पे यू विल मेंशन वॉलंटरी एंड सेकंड साइड पे इनवॉलंटरी. ओके, इशिता शर्मा, कैन यू टेल बेटे? Ma'am, voluntary refers to that in under which the people are willing to work and getting the work. वॉलंटरी में आप बता तो ठीक रहे हो, बट हेडिंग रॉन्ग के साथ आपने एसोसिएट कर दिया उसको. ओके, प्रियंका. Ma'am, in हाँ जी, बोलो बेटे, बोलो इशिता. involuntary refers to that under which the people are getting the work and are able to work. मिक्सिंग नहीं करनी है, ऐसा आंसर लिखोगे तो यू विल नॉट गेट मार्क्स. श्रेया कालरा, श्रेया कालरा प्लीज टेल. Ma'am, in हाँ जी, श्रेया कालरा, आर यू देयर? Ma'am, Jyot. ओके, प्रियंका वाधवा प्लीज टेल. देखो मेरी आवाज ही नहीं गई. प्रियंका वाधवा, नॉट क्लियर. बेटे अब तो आपके एक बार पेपर भी हो गए हैं. हर्षा सिंह. Ma'am, voluntary in unemployment is that employment in which a person is willing to work but is not able to get the work. Involuntary unemployment is when a person is not willing to work and also not getting the work. आपने इंटरचेंज कर दिया, ध्यान से सुनिए. डेफिनेशन आप ठीक बता रहे हो, बट हेडिंग गलत के साथ आपने बता दिया. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब व्हेन पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड एज पर देयर ओन विश, दे देमसेल्व्स डू नॉट वांट टू डू वर्क. अब मैं काम ही ना करना चाहूँ, मुझे काम मिल भी रहा है बट मैं चाहती नहीं, मैं ही घर पे रहना चाहती हूँ, तो दैट मीन्स आई एम वॉलंटरीली. वॉलंटरीली मतलब आपने वॉलंटियर वर्ड सुना होगा ना, अपनी मर्जी से जो काम करते हैं. तो जो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड रहते हैं, चाहे काम मिल भी रहा हो तो भी नहीं जाते, करना ही नहीं चाहते, तो वॉलंटरी में ये आना है. वॉलंटरी मीन्स दैट अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड एज पर देयर ओन विल एंड विश, दे डोंट वांट टू डू वर्क. पॉइंट आप बना सकते हो. और यहाँ पर इनवॉलंटरी साइड पे आना है कि दे वांट टू डू वर्क, दे आर विलिंग एंड एबल बट नॉट गेटिंग वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट. ये आना. अब आपने जितने बच्चों ने बताया, आपने सारे ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी वर्ड के साथ मिक्सिंग कर दी, तो यहाँ पर फिर आपके मार्क्स लूज होंगे. केयरफुली आपने लिखना. वॉलंटरी मतलब मर्जी से, जैसे अभी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो किसी ने आपको, आई डोंट थिंक किसी ने फोर्स किया होगा, आप अपनी मर्जी से यू आर कमिंग एंड अटेंडिंग द मीटिंग, है ना, तो मतलब वॉलंटरीली यू आर डूइंग दिस वर्क. और इनवॉलंटरी है कि जब आपकी मर्जी नहीं है, आप काम तो चाहते हो बट आपको मिल नहीं रहा है, मतलब आप पढ़ना तो चाहते हो बट आपकी मान लो नेटवर्क कनेक्शन ही नहीं हो रहा है, आप किसी टेक्निकल रीजन से आप मीटिंग ही नहीं अटेंड कर पा रहे हो, दैट मीन्स इनवॉलंटरी, कि आप चाहते तो थे बट आपको काम नहीं मिला या आपका काम नहीं हुआ. ठीक, तो ऐसे आपने पॉइंट बना के, मतलब सेंटर में लाइन ड्रॉ करके यू हैव टू राइट. उसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. अगेन दिस इज फॉर 3 मार्क्स. वसुंधरा, कैन यू टेल बेटे? Balance of trade is the part of balance of payments which records the transaction between the residents and the rest of the world only relating to visible goods, whereas balance of payments record transactions relating to visible goods, invisible items, unilateral transfers, and capital receipt. Very right, very right. Devanshi, can you add any other point in this? Very right answer bete. Ma'am, a scope. Balance of payment has a wider scope as balance of trade is part of balance of payment, and balance of trade has a narrower scope. Very right, very right. Okay, Kanika Gupta, can you add any other point? Anything from your side? BOT balance of trade is not a good indicator
or it is a partial indicator, but the POP is a complete record of the indicator of the transactions. ओके, ऑल आर टेलिंग द सेम थिंग इन देयर ओन मैनर, सब ठीक है पॉइंट, बट एक पॉइंट जो मैं सुनना चाहती थी वो ये था, थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ, वैसे तो ठीक है बट और थोड़ा बेटर लिख सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पीओपी। करंट अकाउंट वर्ड आ जाएगा ना, तो पढ़ने वाले को लगेगा कि हाँ थोड़ा नया पॉइंट है और क्लैरिटी भी होती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। और दूसरी साइड पे आप लिखोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स बोथ अकाउंट्स, करंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। थोड़ा नया वर्ड आ जाएगा ना, आपका पॉइंट भी डिफरेंट लगेगा कि हाँ कुछ अलग पॉइंट लिखा है। तो ऐसे आपने फिर 3 पॉइंट बना देने हैं, थोड़े शॉर्ट से करके रखने हैं बिकॉज 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑलवेज बैलेंसेस डिस्कस। अब 4 मार्क्स है, ट्राई टू राइट आंसर इन पॉइंट्स। ये क्या आएगा यहाँ पे आ जाना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट है वो दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, 1 क्रेडिट साइड 1 डेबिट साइड दिया हुआ है ये बुक में। तो उसके अकॉर्डिंग ऑल द इनफ्लोज आर रिकॉर्डेड टूवर्ड्स क्रेडिट साइड and all the outflows are recorded towards the debit side, but ultimately in the end both the sides they have to be shown equal to each other। मतलब इसको अपने हिसाब से अपने पॉइंट्स बना लेने हैं। दैट इज वाई इन द अकाउंटिंग सेंस जो बीओपी अकाउंट है दैट ऑलवेज बैलेंसेस, बट इकोनॉमिक सेंस में जरूरी नहीं है बैलेंस हो। इकोनॉमिक सेंस में हो सकता है हम लोन ज्यादा ले रहे हैं, हमारा कंट्री तो बर्डन ही है, ऑब्लिगेशन है, तो इकोनॉमिक सेंस कैन बी डिफरेंट, बट यहाँ पर हमारा बैलेंसेज है तो समझ आना है कि अकाउंटिंग सेंस में पूछ रहे हैं, तो फिर वो डबल एंट्री वाले हिसाब वाले पॉइंट आपने यहाँ पर बना देने, ठीक है। उसके बाद है हमारा हाउ कैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बी ए लिमिटेशन ऑफ यूजिंग जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, एक्सप्लेन। हाउ कैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अ लिमिटेशन। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का ना, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, जीडीपी हो जाए जीएनपी हो जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, लिमिटेशन से आपने समझना है। हाँ जी बता सकते हो बेटे, कोई भी आप में से, एनीवन। अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे अभी आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, within 1 or 2 years या within few years we will be the 5th largest economy having largest GDP, अभी भी है। तो उसके मुकाबले जब हम कंपेयर करते हैं, मान लो इंग्लैंड को कंपेयर करते हैं या फ्रांस को कंपेयर करते हैं या किसी और डेवलप्ड कंट्री को, तो उनकी जीडीपी का साइज इतना बड़ा नहीं है जितना इंडिया का साइज है, बट स्टिल अभी भी उनको हम एडवांस्ड कहते हैं और इंडिया को एडवांस कंट्री नहीं कहा जाता। इतनी ज़्यादा इनकम होने के बावजूद भी इंडिया इज नॉट नोन एज एन एडवांस्ड कंट्री। तो फिर रीज़न क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका मतलब हमारे कंट्री में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं या देयर इनकम इज लेवल इज क्वाइट लेस, और फ्यू पीपल आर देयर हु आर वेरी रिच, एक्स्ट्रा रिच लोग हैं। कुछ के पास नेशनल इनकम का मेजर पार्ट है और बहुत सारों के पास नेशनल इनकम का लेस पार्ट है। पुअर है तो बहुत ज़्यादा ही पुअर है और रिच है तो बहुत ज़्यादा ही रिच है, ठीक। यहाँ पर मुकेश अंबानी भी है और रोड पे बैठा हुआ एक बैगर भी है, दोनों ही इंडिया के रहने वाले हैं। डिस्पैरिटीज, वाइड डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आर देयर, मतलब इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है हमारे देश में, बहुत सारे गरीब हैं बहुत सारे रिच हैं। तो जिस कंट्री में और ये